दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISP स्टेट सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 70वीं BPSSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। यह जो टेस्ट सीरीज है वह क्रॉनिकल मैगजीन में संचालित की गई है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार करिए और बताएं कि उपरोक्त में से कौन से जो ग्रंथ हैं वे जैन धर्म से संबंधित है। तो देखिए, यदि नीति पकरण और अवदान शतक ये दोनों ग्रंथ की बात करते हैं तो ये दोनों का संबंध कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से है, और जो परिशिष्ट बर्वन और त्रिशिष्ट लक्षणम महापुराण ये जो दो ग्रंथ हैं इनका संबंध जैन धर्म से है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग पर विचार करिए। एक तरफ ऐतिहासिक व्यक्ति दिया हुआ है और दूसरे तरफ दिया हुआ है कि जो व्यक्ति हैं वह किस रूप में जाने जाते हैं। पहला है आर्यदेव। यदि आर्यदेव की बात करते हैं तो जो आर्यदेव हैं ये जैन विद्वान नहीं बल्कि जो आर्यदेव हैं वह बौद्ध भिक्षु हैं। तो पहला नंबर जो है विकल्प दिया हुआ है वह गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि दिगनाग। यदि दिगनाग की बात करें तो बौद्ध विद्वान है, और तीसरा नाथ मुनि वैष्णव विद्वान है। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि कितने युग्म सुमेलित हैं, तो 2 युग्म सुमेलित हैं। दूसरा नंबर विकल्प और जो तीसरा नंबर विकल्प है ये 2 युग्म ही सुमेलित हैं, क्योंकि जो पहला आर्यदेव है वे जैन विद्वान नहीं बल्कि उनका जो संबंध है वे बौद्ध धर्म से संबंध है। नेक्स्ट, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार पहला है कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था, यह भी सही है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त तीनों जो विकल्प हैं वे सही हैं। नेक्स्ट, चौथा नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा जो कथन दिया हुआ है वह सही है। पहला कह रहा है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री एवं गोदामें स्थापित की। देखिए, पहला नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। दूसरा जो कथन है बिल्कुल सही, क्योंकि 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था, बीजापुर सल्तनत से ही छीनकर। तीसरा कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। देखिए, तीसरा नंबर जो विकल्प है वह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल 2 और 3 नंबर जो विकल्प है वह सही है। नेक्स्ट, 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित एवं अंतरित यानी कि ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्न में से कौन से उसमें से आरक्षित विषय के अंतर्गत शामिल थे। यानी कि यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि 1919 ईस्वी का अधिनियम के अंतर्गत जो विषयों को आरक्षित एवं स्थानांतरित 2 रूपों में जो विभाजित किया गया था, तो नीचे दिए गए में से कौन से विषय थे जिन्हें कि आरक्षित विषयों के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो देखिए, न्याय प्रशासन की बात करें बिल्कुल सही है। स्थानीय स्वशासन आरक्षित विषय में शामिल नहीं था, तो दूसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। तीसरा भू राजस्व और चौथा पुलिस, ये जो 3 विषय हैं, न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस, ये जो 3 विषय हैं उन्हें आरक्षित विषयों का आरक्षित विषयों के अंतर्गत शामिल किया गया था। और जो आरक्षित विषय है, यदि आरक्षित विषय पर कानून का निर्माण की बात करें तो आरक्षित विषय पर कानून का जो निर्माण किया जाता था वह गवर्नर की काउंसिल द्वारा किया जाता था। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग पर विचार करिए। देखिए, जो 6ठा नंबर प्रश्न हम लोग सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं कि आखिर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग पर विचार करिए और बताएं कि कौन सा युग जो है वह सही सुमेलित है। तो पहला कह रहा है कि बुर्ज होम यह एक यंत्र उद्योग था। देखिए, बुर्ज होम यंत्र उद्योग था, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है चंद्रकेतुगढ़
टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है चंद्रकेतुगढ़, बिल्कुल सही है। चंद्रकेतुगढ़ मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां। देखिए तीसरा नंबर विकल्प भी सही है। यह जो गणेश्वर है वह राजस्थान में है और राजस्थान में मुख्य रूप से यह ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि इस प्रश्न में विकल्प के अनुसार जो हमारा आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि तीनों नंबर जो कथन है वो सही है। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से जो कथन है वे सही है। पहला कह रहा है कि मिताक्षरा ऊंची जातियों की सिविल विधि थी और दाएं भाग निम्न जातियों की सिविल विधि थी। देखिए पहला नंबर विकल्प गलत हो गया, क्योंकि मिताक्षरा और दाएं भाग ये जो दोनों है वह ऊंची जातियों की सिविल विधि थी, तो पहला नंबर विकल्प गलत हो गया। दूसरा नंबर कह रहा है कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति, देखिए केवल पुरुष नहीं बल्कि इसके अंतर्गत पुरुष के साथ साथ स्त्री महिलाओं को भी शामिल किया गया है, यानी कि तीसरा नंबर विकल्प भी गलत हो गया। तो प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दूसरा नंबर जो विकल्प है वह सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए यह जो 64 योगिनी मंदिर है इससे संदर्भ में प्रश्न बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि वर्तमान समय में जो संसद भवन की संरचना है, वर्तमान समय में जो नया संसद भवन बना है उसकी जो संरचना है वह संरचना कहीं न कहीं 64 योगिनी मंदिर से मिलती जुलती है। तो इसी कारण यह 64 योगिनी मंदिर उस समय समाचारों में रहा था, तो इसी कारण इससे संबंध में प्रश्न बनाया गया है। तो प्रश्न कह रहा है कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला नंबर विकल्प है कि यह कच्छप घात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, देखिए दूसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, तीसरा नंबर विकल्प गलत होगा। इस क्षेत्र तो वैष्णव नहीं बल्कि शंकर भगवान की पूजा की जाती थी, तो तीसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। चौथा नंबर कह रहा है कि इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा था, चौथा नंबर बिल्कुल सही है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4 नंबर विकल्प है वह सही है। और जो 64 योगिनी मंदिर है वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। परगना, सरकार, सूबा, सरकार, परगना, सूबा। देखिए यदि हम लोग इस क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक जो बड़ा क्षेत्र था वह परगना था, जिसे कि मुख्य रूप से प्रांत या राज्य के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है सरवार, प्रांत का जो प्रांत के उपरांत जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता था वह सरकार होता था, और सरकार के उपरांत जो महत्वपूर्ण भाग होता था वह सूबा होता था। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। और परगना, सरकार और सूबा ये जो 3 व्यवस्था है इसे प्रारंभ करने का श्रेय जो मुख्य रूप से है वह शेरशाह को दिया जाता है, और इसी शेरशाह की प्रवृत्ति का अनुकरण कर अकबर ने भी इसी आधार पर अपने साम्राज्य व्यवस्था का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कारखाना स्थापित किया गया था। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सिर्फ और सिर्फ भरूच में। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन से संबंधित है। देखिए यह जो सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन है वह मुख्य रूप से मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन है क्या। तो इस सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन के अंतर्गत देखिए इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उपनिषदों में जितने भी संस्कृत ग्रंथ, संस्कृत स्रोत हैं या संस्कृत काव्य, संस्कृत श्लोक कह सकते हैं, उसका इसे अनुवाद किया गया है विभिन्न भाषाओं में मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तो इसी कारण जो सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन है उसका संबंध महात्मा गांधी से है, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त घटनाओं का
प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। तो जो राजा भोज के अधीन प्रतिहार वंश का उदय हुआ था, इसका मुख्य रूप से 1010 से 1055 ईस्वी का समय पीरियड ईसा पूर्व का समय पीरियड माना जाता है। दूसरा है महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, यह मुख्य रूप से 600 से 630 ईसा पूर्व तक का समय पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट है परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, यदि चोल वंश की स्थापना की बात करें तो 907 से 945 ईस्वी के आसपास का जो पीरियड था चोल वंश का पीरियड माना जाता है। और नेक्स्ट है गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना करना। तो देखिए जो पाल राजवंश है इसकी स्थापना मुख्य रूप से 750 से 777 ईसा पूर्व के आसपास का पीरियड जो माना जाता है। तो अब इसके आधार पर यदि हम आंसर को सिलेक्ट करें तो इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सबसे पहले महेंद्र वर्मन द्वारा पल्लव सत्ता की स्थापना की गई, उसके उपरांत गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना की गई, तदुपरांत ये राजभोज द्वारा प्रतिहारों का उदय हुआ और सबसे अंत में परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना की गई। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 2 4 1 3। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है प्राचीन भारत के विद्वानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। देखिए जो पहला नंबर विकल्प है वो गलत हो गया। नेक्स्ट है अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, यह भी गलत है। नेक्स्ट है कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो यह जो कालिदास है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान विद्रोह निम्न में से किस घटना का विवरण था। उलगुलान विद्रोह मुख्य रूप से यह बिरसा मुंडा का विद्रोह से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है कवक मूलीय जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया है क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में पहला सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है, यह भी सही है। नेक्स्ट है रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता बढ़ जाती है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युगों पर विचार करें। एक तरफ विभिन्न आंदोलन दिए हुए हैं या उन संगठन और दूसरे तरफ उससे संबंधित व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। देखिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, यानी पहला नंबर जो विकल्प है बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी, दूसरा नंबर विकल्प भी सही है। तीसरा कह रहा है आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, यह तीसरा नंबर विकल्प भी सही है। तो इसका आधार पर प्रश्न कर रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी तीनों युग्म जो ऊपर में दिए हुए हैं वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन से जो कथन है वे सही है। पहला कह रहा है संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। देखिए पहला नंबर विकल्प गलत होगा क्योंकि यदि संत निम्बार्क की बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था वो मुख्य रूप से 11वीं शताब्दी के आसपास जन्म माना जाता है, जबकि जो अकबर का समय था यानी कि अकबर जो मुख्य रूप से शासक बना था वह 16वीं शताब्दी के आसपास अकबर शासक बना था। तो पहला नंबर जो विकल्प है वो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। यदि संत कबीर की बात करें तो जो संत कबीर हैं उनका जन्म जो है वह मुख्य रूप से 1440 ईस्वी के आसपास माना जाता है, और जो शेख अहमद सरहिंदी हैं इनका जन्म जो है वह 1564 से 1624 ईस्वी का जो पीरियड था वह शेख अहमद सरहिंदी का था, यानी कि इसके आधार पर जो संत कबीर हैं उनका जन्म पहले हुआ था और शेख अहमद सरहिंदी का जन्म बाद में हुआ था। तो इसी कारण जो दोनों कथन दिए हुए ऊपर में वो गलत है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। यदि बिहार के भूगर्भिक इतिहास की बात करें तो उसमें सबसे नवीनतम जो है वह गंगा का क्षेत्र है, यानी कि गंगाई मैदान जो है वह बिहार का सबसे नवीनतम है, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है
एक मिनट, इसका हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि आखिर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। अब हम देखिए पहला नंबर विकल्प कह रहा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय को व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ यानी कि मजबूत कर दिया, दूसरा नंबर विकल्प भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। देखिए तीसरा नंबर जो विकल्प है वो गलत है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो पहला और दूसरा नंबर विकल्प सही है। इसका आधार पर इस प्रश्न का जो आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। पहला कह रहा है 1813 का चार्टर एक्ट, बिल्कुल सही, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। दूसरा कह रहा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, यह भी सही है, यानी कि 1, 2, 3 अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1920 में निम्न में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है, इसे यूपीएससी में संभवतः 2018 ईस्वी की प्रारंभिक परीक्षा में से संबंधित यह जो प्रश्न पूछा गया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में किया गया था। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न कह रहा है मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मंदसौर प्रशस्ति है वह कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न कह रहा है सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वह सत्य है। पहला नंबर विकल्प कह रहा है कि सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, तो जो पहला नंबर विकल्प है वह सही है। ये जो प्राकृत भाषा के साथ साथ इस भाषा की जो लिपि थी वह ब्राह्मणी लिपि थी, यानी कि पहला नंबर जो विकल्प है वह बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, बिल्कुल सही है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासक दिया हुआ है, दूसरे तरफ उस शासक से संबंधित उनकी रानियां दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम, यदि चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो कुमार देवी जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम की रानी थी, अर्थात ए का हो जाएगा विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त, यदि समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो दत्ता देवी, बी का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो एक मिनट देखिए, यह जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इनकी जो मिसेज रानियां थी वह हो जाएगी कुबेरनाग, सी का हो जाएगा 2। और नेक्स्ट है कुमारगुप्त प्रथम, तो इनकी हो जाएगा आनंद देवी, यानी कि डी का हो जाएगा 4। अब देखिए इसका आधार पर जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन शासक दिए हुए हैं और दूसरे तरफ उस शासक से संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो यदि हम लोग धनंजय की बात करते हैं तो यह कुस्तलपुर के राजा थे, यानी कि ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है नीलराज, नीलराज जो है वह अवमुक्त के राजा थे, यानी कि बी का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है उग्रसेन पलक्का के राजा थे, सी का हो जाएगा 4। तो ऑब्वियसली जो डी का हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसके आधार पर जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न, अयोध्या में जो अभिलेख बनाया गया था पुष्यमित्र शुंग द्वारा उसमें वर्णित है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मुख्य रूप से 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न कह रहा है स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम का नाम क्या है। तो उसका नाम एमाइलेज है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। और इस यदि एमाइलेज की बात करते हैं तो इसका जो स्रवन होता है वह लार ग्रंथियां, एमाइलेज का स्रवन लार ग्रंथियां के साथ साथ अग्नाशय द्वारा भी एमाइलेज का स्रवन किया जाता है।
तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है इनका जैव रासायनिक संवेदक में उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। और नेक्स्ट है कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल होती है, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चारों जो ऊपर में विकल्प दिए हुए चारों सही हैं। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध निम्न में से किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न कह रहा है विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्न में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है। यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो पहला कह रहा है औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है सार्थक लघु कहानियां और गीतों की रचना, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है रोगों का निदान, यह भी सही है। नेक्स्ट है टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन करना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूह डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में देखिए, केवल क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि इसे बिटकॉइन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, यानी कि जो दूसरा नंबर विकल्प है वो गलत हो गया। तीसरा कह रहा है ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है, यह भी सही है, यानी कि 1 नंबर विकल्प और 3 नंबर जो विकल्प है वो सही है। इसके आधार पर हमारा आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मापन करने के लिए उपग्रह चित्रों एवं सुदूर संवेदी उपग्रहों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला नंबर विकल्प कह रहा है किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश पता करने के लिए, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है किसी विशेष स्थान की धान की खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठीय तापमान मापने के लिए, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिए जो 33 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा समाहित नहीं है। इस प्रश्न को बीपीएससी द्वारा ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें डिजिटल हस्ताक्षर, और प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, यानी कि डिजिटल हस्ताक्षर के संदर्भ में जो ऊपर में 3 विकल्प दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो कथन है वह सही है। पहला कह रहा है कि यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और यह सुनिश्चित करता है कि मूल अंश जो है वह अपरिवर्तित रहे, यह भी सही है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है वह सही है। पहला कह रहा है कि भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। देखिए पहला नंबर गलत हो गया, 6ठा नहीं, भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा कह रहा है कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। तीसरा कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो कि अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यह भी सही है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। देखिए चौथा नंबर जो विकल्प है वह गलत है, भारत उष्णकटिबंध के साथ साथ भारत का जो कुछ क्षेत्र है वह उपोष्णकटिबंध में भी अवस्थित है, इसी कारण चौथा नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया।
अर्थात तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन ऊपर में दिए हुए हैं वे सही है, तो इसका आधार पर हमारा जो आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर और 3 नंबर जो विकल्प हैं वे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है परिधेय प्रौद्योगिकी वियरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्न में से कौन से कार्य निष्पादित किए जा सकते हैं। पहला नंबर विकल्प कह रहा है कि किसी व्यक्ति का स्थान लोकेशन निर्धारण करने में, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरिंग में, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है श्रवण दोषयुक्त व्यक्ति की सहायता करने में, यह भी सही है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आरएनए से संबंधित। देखिए यह जो प्रश्न कह रहा है कि आरएनए अंतरक्षेपण प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों। पहला विकल्प कह रहा है कि यह जीन अनभिव्यक्तिकरण रोग उपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर कह रहा है कि इसे कैंसर की चिकित्सा में रोग उपचार करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा है कि इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोग उपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। देखिए तीसरा नंबर जो विकल्प है वो गलत हो गया। चौथा कह रहा है कि इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनक के लिए प्रतिरोधी हों, बिल्कुल सही। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पहला, दूसरा और चौथा नंबर जो विकल्प है वे सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है Cas9 प्रोटीन क्या है। यदि Cas9 प्रोटीन की बात करते हैं तो यह लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त किया जाने वाला एक आणविक कैंची है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि Cas9 की बात करते हैं तो यह एक प्रोटीन का उदाहरण है, इसी कारण प्रश्न पूछा गया है Cas9 प्रोटीन क्या है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न कह रहा है संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE और बोल्ट के बीच क्या अंतर है। देखिए यदि LTE और बोल्ट के बीच की बात करते हैं तो पहला कह रहा है कि LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है। पहला नंबर गलत हो गया, 3G नहीं बल्कि इसे 4G के रूप में विपणित किया जाता है, तो पहला नंबर विकल्प गलत हो गया। दूसरा कह रहा है LTE डेटा ऑनली तकनीक है और बोल्ट वॉइस ऑनली तकनीक है। देखिए दूसरा नंबर विकल्प है वो उल्टा लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों नंबर जो कथन है वे गलत है। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न ज्योग्राफी से संबंधित है। मुख्य रूप से इस प्रश्न में जल संधि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है एक तरफ विभिन्न जल संधि दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उस जल संधि से संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं, तो आपको जल संधि और क्षेत्र के आधार पर मिलान करना है कि कौन से जो विकल्प है वे सही प्रतीत हो रहे हैं। तो यदि जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य जिब्राल्टर जल संधि है, यानी कि ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है, यानी कि बी का हो जाएगा 1। ने यदि बेरिंग जल संधि सी में है, तो यदि बेरिंग जल संधि की बात करें तो सारे लोग जानते होंगे कि जो बेरिंग जल संधि है वह एशिया प्रायद्वीप को उत्तरी अमेरिका प्रायद्वीप से अलग करता है, यानी सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और नेक्स्ट है हार्मुज जल संधि। तो जो हार्मुज जल संधि है वह अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, यानी कि डी का हो जाएगा 3। अब इसका आधार पर यदि हम आंसर को सिलेक्ट करें तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, चलिए 2, 1, 4, 3, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है भारत में विकसित आनुवंशिकता सरसों यानी कि GM सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला नंबर विकल्प कह रहा है कि GM सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़ित के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। तो जो पहला नंबर विकल्प है वह गलत हो गया, क्योंकि इसमें मृदा जीवाणु नहीं बल्कि इसके अंतर्गत जीवित जीवाणु के जीन को शामिल किया जाता है, तो पहला नंबर है वह गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि GM सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परायन और संकरण को सुकर बनाते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है GM सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। देखिए यह जो तीसरा नंबर विकल्प है वह गलत है, क्योंकि GM सरसों का जो विकास है उसका निर्माण जो है वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, तो जो तीसरा नंबर विकल्प है वह गलत हो गया। तो इसका आधार पर जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल और केवल 2। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ विभिन्न क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरे तरफ उस क्षेत्र से संबंधित उद्योग दिए हुए हैं। तो देखिए पहला है पीटर्सबर्ग। यदि पीटर्सबर्ग की बात करते हैं तो पीटर्सबर्ग जो है मुख्य रूप से लौह एवं इस्पात उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है संघाई। यदि संघाई की बात करें तो ये मुख्य रूप से सूची
सूती उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बी का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है डुंडी, तो डुंडी जो है वह जूट वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सी का हो जाएगा 4। और नेक्स्ट है लेनिनग्राड पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि डी का हो जाएगा 1। तो इसका आधार पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न कह रहा है 3D मुद्रण का निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जा सकता है। यदि 3D प्रिंटिंग की बात करें तो देखिए पहला कह रहा है मिष्टान की चीज़ें बनाने में, बिल्कुल सही। जैव इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में, बिल्कुल सही। ऑटोमोटिव उद्योग में, बिल्कुल सही। पुनर्निर्माणकारी शल्य क्रिया में, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है डेटा संसाधन प्रौद्योगिकियों में, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चारों जो ऊपर में 5 विकल्प दिए हुए हैं वो 5 विकल्प के निर्माण में हम 3D प्रिंटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाला जीनोम अनुक्रमण की तकनीक का आसन भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। यदि जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो देखिए पहला कह रहा है कि विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवंशिक सूचक का अभिज्ञान करने में पहला नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यह तकनीकी फसली पौधों की नई किस्म को विकसित करने में आवश्यक हो सकता है, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो थाईलैंड में किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के इतिहास के संदर्भ में कौन सा सही भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार करिए और बताएं उपर्युक्त युग में से कौन सा युग्म है वह सही सुमेलित है। तो देखिए पहला नंबर विकल्प कह रहा है औरंग राजकोष का प्रभारी, तो पहला नंबर विकल्प है वह गलत हो गया। दूसरा कह रहा है बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है मिरासीदार राज्य का नामित राजस्वदाता होता था, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 नंबर जो विकल्प हैं वे सही हैं। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और बताएं कि इन घटनाओं का सही कालानुक्रम निम्न में से कौन सा है। पहला कह रहा है विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल, यदि विजयनगर के कृष्णदेवराय के शासनकाल की बात करते हैं। और दूसरा है कुतुब मीनार का निर्माण, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है 1210 ईस्वी में पूरा हुआ था। नेक्स्ट है पुर्तगालियों का आगमन, आप सभी लोग जानते होंगे कि 1498 ईस्वी में आए थे। फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु है वह 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु मानी जाती है। अब देखिए इसके आधार पर यदि हम आंसर को सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हुआ है कुतुब मीनार का निर्माण, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर 2 ए और बी 2 में दिया हुआ है, तो इसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई है, यानी कि 2 के बाद 4, ये भी 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है पुर्तगालियों का आगमन 1498 और विजयनगर के में कृष्णदेव राय का शासनकाल। यदि विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल की बात करते हैं तो एमबीटी के समय में इस साम्राज्य का निर्माण हुआ था, तो सबसे पहले हो जाएगा पुर्तगालियों का आगमन 1498, यानी कि इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है। तो जो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का जो मैदान है वह सेलवास कहलाता है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यदि स्टेपीज की बात करते हैं तो जो स्टेपीज है वह एक समशीतोष्ण जलवायु में स्टेपी घास का मैदान पाया जाता है। और नेक्स्ट यदि पंपास की बात करते हैं तो अर्जेंटीना के हम घास के मैदान को पंपास कहते हैं और प्रेरी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निकट क्षेत्र संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वह सही है। पहला विकल्प कह रहा है कि यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्र का उपयोग करती है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि NFC उन युक्तियों द्वारा उपयोग के लिए अधिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। देखिए दूसरा नंबर जो विकल्प है वह गलत है। तीसरा नंबर विकल्प कह रहा है
कि संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC का उपयोग कर सकता है। तीसरा नंबर विकल्प सही है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो दूसरा नंबर विकल्प कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर, तो 1 मीटर नहीं बल्कि यहाँ 10 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तो इसी कारण दूसरा नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। नेक्स्ट 50वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों पर विचार करिए और बताएं कि उपरोक्त में से कौन सा जो रोग है उसका भारत में उन्मूलन हो गया है। तो पहला कह रहा है डिप्थीरिया का भारत में उन्मूलन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है छोटी माता, इसका भी भारत में उन्मूलन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, देखिए चेचक का भारत में उन्मूलन हो चुका है, तो इसी कारण जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल और केवल 3। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। यदि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील की बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो है वह चिल्का झील है, इस कारण स्पष्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यदि चिल्का झील की बात करें तो देखिए जो चिल्का झील है वह उड़ीसा में अवस्थित है और इसके साथ साथ चिल्का झील को 1981 ईस्वी में रामसर साइट्स के अंतर्गत शामिल किया गया था और भारत का जब रामसर साइट्स बना तो भारत का पहला क्षेत्र था जो कि रामसर साइट्स के अंतर्गत घोषित किया गया था। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यदि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो भारत खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी चिल्का झील ही है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए हुए हैं और इसमें बताए जो कथन है वह असर्शन और रीजन से संबंधित प्रश्न है। तो असर्शन में बताया गया है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी जो आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई है, तो पहला नंबर जो विकल्प है बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर कह रहा है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। अब इसके आधार पर बताना है कि कौन सा जो विकल्प है वे सही है। तो देखिए जो तीस्ता नदी है वह पहले यानी कि प्राचीन समय में गंगा की सहायक नदी के रूप में मानी जाती थी, लेकिन तदुपरांत नदी अपहरण होते होते यह वर्तमान समय में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई है। तो जो रीजन है वह सर्शन का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसी कारण इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न कर रहा है एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़ों का चयन करें। पहला नंबर विकल्प कह रहा है ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2। यदि ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2 की बात करें तो DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि पहला नंबर विकल्प सही है। तो स्वाभाविक बात है कि जब पहला नंबर विकल्प सही है तो अन्य तीनों नंबर जो विकल्प होंगे गलत होंगे, इसका आधार पर स्पष्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ अंतरिक्ष यान दिया हुआ है और दूसरे तरफ उससे संबंधित उद्देश्य दिया हुआ है। तो देखिए कैसिनी हाइगेंस है या शुक्र की परिक्रमा करना। देखिए पहला नंबर विकल्प भी गलत हो गया क्योंकि कैसिनी हाइगेंस को शुक्र नहीं बल्कि शनि की परिक्रमा करने के लिए वर्ष 2004 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। तो पहला नंबर विकल्प गलत हो गया। तो जब पहला नंबर विकल्प गलत हो गया तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बहुत आसान प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। पहला कह रहा है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है बर्फ का गलन। देखिए बर्फ का जो गलन है और रासायनिक परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो दूसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। तीसरा कह रहा है सॉवरिंग ऑफ मिल्क यानी कि दूध का स्कंदन करना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए पहला नंबर जो विकल्प है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि 1 और 2 जो विकल्प है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा जो तीसरा नंबर विकल्प है वह सिर्फ और सिर्फ रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 3। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी जीनों की स्थानांतरित होने देता है, तो बताएं कि उपयुक्त में से दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। पहला नंबर जो विकल्प कह रहा है कि पौधों की विभिन्न जातियों में, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जंतुओं से पौधों में, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे। यदि नीचे जो दिए हैं वह इनके आधार पर हम बात करें तो देखिए जो अनुग्रह नारायण सिन्हा थे वो संविधान सभा के सदस्य बने थे। और इसके आधार पर यदि बात करें कि बिहार से टोटल संविधान सभा में कितने सदस्य नियुक्त हुए थे तो बिहार से टोटल संविधान सभा 36 सदस्यों का चयन किया गया था। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। तो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था, जो कि 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि उस समय 1937 ईस्वी के आसपास का जो पीरियड था उसमें बिहार का जो मुख्यमंत्री का पद नहीं बल्कि बिहार का प्रधानमंत्री का पद होता था। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश रासायनिक धूम का बनना निम्न में से किस अभिक्रिया का परिणाम होता है। तो यदि प्रकाश रासायनिक धूम की बात करें तो NO2, O3 तथा प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक धूम का निर्माण होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न कह रहा है शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक बने रहते हैं क्यों। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि जो शीत कोष्ठ है उसमें जो फल है वह अधिक समय तक नहीं गलते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका जो प्रमुख कारण है कि शीत प्रकोष्ठ में जो श्वसन की जो दर है उसे घटा दी जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार करिए और बताएं कि उपरोक्त में से कौन से जो घटना है वह दृष्टि भ्रम यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन का कारण बनती है। तो यदि ऑप्टिकल इल्यूजन की बात करें तो पहला कह रहा है कि गोधली में सूर्य का माप बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है उषा काल के समय में सूर्य का रंग होना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि उषा काल में चंद्रमा का दिखना, देखिए यह दृष्टि भ्रम का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है आकाश में तारों का टिमटिमाना, यह भी दृष्टि भ्रम का उदाहरण नहीं है। और नेक्स्ट कह रहा है आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, बिल्कुल यह दृष्टि भ्रम का उदाहरण है। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि दृष्टि भ्रम का उदाहरण है गोधली में सूर्य का माप बिल्कुल सही। दूसरा उषा काल में सूर्य का रंग बिल्कुल सही। उषा काल में चंद्रमा का दिखना गलत। आकाश के समय में तारों का टिमटिमाना बिल्कुल सही। यानी कि 1, 2 और 4 ये जो 3 विकल्प हैं ऊपर में दिए हुए वो ऑप्टिकल इल्यूजन का उदाहरण है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम सेल यानी कि स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यानी कि स्टेम सेल कोशिकाओं की बात करते हैं तो पहला कह रहा है कि स्टेम सेल कोशिकाएं केवल और केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती है। पहला नंबर जो विकल्प है गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जाती हैं, बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा है कि स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी में भी प्रयोग की जा सकती हैं, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला नंबर विकल्प की बात करते हैं तो जो स्टेम सेल कोशिकाएं हैं वह केवल स्तनपायी जीवों से नहीं बल्कि सभी जीवों से स्टेम सेल को प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण पहला नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया और इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं जो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो देखिए ये जो कण है वो मुख्य रूप से पृथ्वी की चुंबकीय जो शक्ति है वह इन कणों को ध्रुव की ओर मोड़ देती है। यानी कि जो पृथ्वी का ध्रुव है उसकी तरफ मोड़ देती है। तो इसी कारण जो ये कण है वो पृथ्वी सतह पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो जो 65 नंबर प्रश्न करा बीटी बैगन से संबंधित है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जीएम कपास से संबंधित प्रश्न को डिस्कस किए थे कि इसका जो निर्माण है वह किसके द्वारा किया गया है। तो जीएम कपास का जीएम सरसों का जो निर्माण है उसका निर्माण किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा। तो प्रश्न में बीटी बैगन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध का कारण क्या है, अर्थात बीटी बैगन का विरोध भारत में क्यों किया जा रहा है। तो पहला नंबर विकल्प कह रहा है कि बीटी बैगन की रचना इनके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई है, तो इसके आधार पर भारत में विरोध नहीं किया जा रहा। तो पहला नंबर जो कथन है वह गलत हो गया। दूसरा नंबर विकल्प कह रहा है
कि बीटी बैगन के बीज टर्मिनेटर बीज हैं, जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से खरीदना होगा। दूसरा नंबर भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि एक आशंका है कि बीटी बैगन का उपयोग करने से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण भारत में विरोध किया जा रहा है। जो कुछ प्रमुख एनजीओ हैं उसका विरोध करने का प्रमुख आधार ही यही है, यानी कि तीसरा नंबर सही हो गया। चौथा कह रहा है कि यह एक चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेश से जैव विविधता पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। तो देखिए यह जो प्रावधान है वह मुख्य रूप से भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न कह रहा है 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यह किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्सादित कर दिया गया है। यह जो स्टेटमेंट है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यदि भारत में संघीय न्यायालय की बात करें तो इसका जो स्थापना है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को किया गया था। यानी कि इसके आधार पर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जंगल में लकड़ी कटाई के बुनियादी कारोबार, जिसमें लॉगिंग अर्थात लकड़ी का लट्ठा चीरना और ढोना जैसे विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं, उसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। तो ये जो सारे कार्य हैं उसे हम लोग लंबरिंग के नाम से जानते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य एवं नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्तियां प्रदान कर सकती हैं। पहला कह रहा है कि अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। देखिए पहला नंबर जो विकल्प है वह बिल्कुल सही है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। जब हम विदेशी बैंक को प्रारंभ भी कर देंगे तो स्वाभाविक बात है कि वैश्विक स्तर पर यदि नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे तो भारत भी नकारात्मक रूप से ही प्रभावित होगा। इसी कारण दूसरा नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना, यह भी गलत है। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वो सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के उपरांत घटित हुआ है। यदि आर्थिक नीतियों की बात करें तो देखिए भारत में 1991 ईस्वी में एलपीजी की नीति अपनाई गई थी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसकी नीति भारत में 1991 ईस्वी में अपनाई गई थी। तो प्रश्न कह रहा है कि भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के उपरांत निम्न में से कौन से घटनाक्रम घटित हुए हैं। पहला कह रहा है जीडीपी में कृषि का अंश बृहत रूप से बढ़ गया। देखिए पहला नंबर विकल्प बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीडीपी का में कृषि का अंश नहीं बल्कि सर्विस सेक्टर का जो भाग है वो बढ़ गया है। तो पहला नंबर जो विकल्प है गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है। दूसरा नंबर बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि एफडीआई का इनफ्लो, यानी कि एफडीआई का भारत में अंतर प्रवाह में वृद्धि हुई है। तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहत रूप से पूर्व की तुलना में बढ़ गया है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि पिछले 1 दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। देखिए पहला नंबर गलत होगा, क्योंकि यदि हम लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे को डाटा का आप जब एनालिसिस करेंगे तो उससे यह स्पष्ट रूप से देखने को मिला है कि वृद्धि दर लगातार नहीं बल्कि यह वृद्धि दर में परिवर्तन जिगजैग स्थिति में रही है, यानी कि कभी बढ़ रही है और कभी घट रही है। यानी कि पहला नंबर जो विकल्प हुआ गलत हो गया। दूसरा कह रहा है
कि पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। दूसरा नंबर जो विकल्प है बिल्कुल सही है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न को यूपीएससी में भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था का यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। यदि हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें तो क्लोज्ड इकोनॉमी में नहीं मुख्य रूप से एक्सपोर्ट किया जाता है और नहीं क्लोज्ड इकोनॉमी में इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी देखिए, न तो निर्यात और न ही आयात। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है यदि। तो पहला नंबर विकल्प है औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, पहला नंबर बिल्कुल गलत। दूसरा कह रहा है कि कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, यह भी गलत है। नेक्स्ट है कि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है। यदि पूंजी निर्माण का परिणामित नहीं होने का जो प्रमुख कारण है वह है उच्च पूंजी उत्पाद का अनुपात होना, यानी कि जो पूंजी उत्पाद है उसका अनुपात उच्च होना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हम लोग 75 नंबर प्रश्न को डिस्कस किए और जो नेक्स्ट 75 है यानी कि 76 to 150 नंबर तक का जो प्रश्न उससे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार आज का जो सेशन था वो समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।